बाल्टिक सागर में दुनिया आधुनिक युद्ध में अभूतपूर्व एक नाटकीय घटनाक्रम देख रही है। स्वीडिश नौसेना के विस्बी श्रेणी के कॉर्वेट, जो रडार के लिए भूतों की तरह अदृश्य हैं और अपनी कोणीय बनावट के साथ समुद्र को चीरते हुए अदृश्य खंजरों जैसे लगते हैं, और आकाश में उनके साथ स्वीडिश वायुसेना के शिकारीबाज ग्रिपेन जेट। उनका निशाना वह पनडुब्बी है जो कभी रूसी नौसेना के सबसे बड़े गौरवों में से एक थी। प्रोजेक्ट 636.3 वार्षव्यंका श्रेणी की पनडुब्बी, जिसे नाटो की शब्दावली में किलो क्लास कहा जाता है। लेकिन यह कोई खामोश बिल्ली और चूहे का खेल नहीं है जहां सोनार पिंग्स तनाव पैदा करते हैं, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। इस दृश्य में कोई तनाव नहीं है, बस घोर अपमान है। रूस के लिए यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि सही मायनों में शर्म की परेड है, क्योंकि जिस शिकार का पीछा किया जा रहा है वह कोई भूत नहीं है जो चुपचाप समुद्र की गहराइयों में तैर रहा है। यह एक विशाल धातु का मलबा है, जंग लगा हुआ, थका हुआ और पराजित एक टगबोट के पीछे बेबस होकर छटपटा रहा है, और पानी की सतह पर डीजल इंजन का तीखा धुआं उगल रहा है। यह कोई शिकार नहीं था, यह एक जीवित शव परीक्षा थी। अब हमारी आंखों के सामने इतिहास के सबसे बंद और विक्षिप्त सैन्य ढांचे में से एक के सबसे अंतरंग रहस्यों का खुलासा हो रहा है। इस अभियान का संचालक स्वीडन है, जो नाटो का सबसे नया, सबसे महत्वाकांक्षी और शायद ऐतिहासिक रूप से रूस के प्रति सबसे शत्रुतापूर्ण सदस्य है। जब 16 अक्टूबर को रूसी पनडुब्बी कैटेगॉट पहुंची तो स्वीडिश सेना ने अभियान की कमान संभाल ली। हालांकि स्वीडन का हस्तक्षेप उसके पिछले सहयोगियों की निगरानी गतिविधियों से बिल्कुल अलग प्रकृति का था। यह शक्ति का एक बेहिसाब और जबरदस्त प्रदर्शन था। समुद्र से विस्बी श्रेणी के युद्धपोत, जो अपनी रडार रोधी क्षमताओं और मिश्रित पतवारों के लिए प्रसिद्ध थे, पनडुब्बी के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े थे। ये जहाज न केवल 57 मिमी बोफोर्स तोपों और RBS 15 जहाज रोधी मिसाइलों से लैस थे, बल्कि साब द्वारा निर्मित सबसे आधुनिक टॉर्पीडो 47 हल्के टॉर्पीडो से भी लैस थे। जरा सी भी चूक पनडुब्बी के लिए और भी घातक हो सकती थी। उसी समय आकाश पूरी तरह से स्वीडिश वायुसेना के JS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों से घिरा हुआ था। अपने PS-5A मार्क 4 रडार और उल्कापिंड मिसाइलों के साथ ग्रिपेन न केवल पनडुब्बी को रोकने के लिए, बल्कि किसी भी रूसी तत्व को रोकने के लिए भी मौजूद थे जो उसकी मदद करने की हिम्मत कर सकता था। हालांकि स्वीडिश सेना ने इस ऑपरेशन को एक नियमित मिशन बताया, लेकिन इस बयान में निहित अहंकार और आत्मविश्वास ने मॉस्को को डरा दिया। बाल्टिक सागर में यह सामान्य बात थी, और इस नई सामान्य बात में स्वीडन शिकारी था और रूस शिकार। ये क्षण केवल एक खराब रूसी पनडुब्बी की कहानी नहीं है। यही वह क्षण था जब पुतिन की अजेय नौसेना का मिथक, जिसे 25 वर्षों में बड़ी सावधानी से गढ़ा गया था, बाल्टिक सागर के ठंडे पानी में डूब गया। इस दृश्य के पीछे की विडंबना शेक्सपियर की त्रासदी जितनी तीखी है। वर्षों से बाल्टिक सागर रूस के लिए एक रणनीतिक खेल का मैदान रहा है। शीत युद्ध के वर्षों से ही रूसी पनडुब्बियां पश्चिम के लिए हमेशा से ही भय का विषय रही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ऐतिहासिक नौसैनिक अड्डे और पोलैंड व लिथुआनिया के बीच स्थित भारी हथियारों से लैस कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव की बदौलत मॉस्को के पास इन जल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्ति प्रक्षेपण क्षमताएं थीं। टॉम क्लैंसी के उपन्यासों का विषय ये रूसी पनडुब्बियां परमाणु मिसाइलों के साथ समुद्र की गहराइयों में चुपचाप प्रतीक्षा करती हुई पश्चिमी एडमिरलों के लिए सबसे बुरा सपना थी। उनकी ताकत का कारण उनका अदृश्य होना था, उनका अस्तित्व ही सबसे बड़ा खतरा था। तटस्थ फिनलैंड और स्वीडन की मौजूदगी ने रूस को आवाजाही की काफ़ी आज़ादी दी। हालांकि आज 21वीं सदी की कठोर नई हकीकत में वह दुःस्वप्न एक हास्य में बदल गया है। लेकिन 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर सामूहिक आक्रमण करने के फैसले ने एक ऐसा डोमिनोज प्रभाव पैदा किया जिसने इस समीकरण को मौलिक रूप से और हमेशा के लिए बदल दिया। यह 21वीं सदी में पुतिन का सबसे बड़ा रणनीतिक आत्मघाती गोल था। नाटो को अपनी सीमाओं से पीछे धकेलने के लिए उन्होंने जो युद्ध शुरू किया, उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। इसने नाटो को उसके इतिहास के सबसे व्यापक और मजबूत मुकाम पर पहुंचाया। फिनलैंड और फिर स्वीडन, जिन्होंने अपनी सदियों पुरानी सैन्य तटस्थता की नीति को त्याग दिया था, कि नाटो में शामिल होने से बाल्टिक सागर का भू राजनीतिक नक्शा रातों रात बदल गया। नक्शे पर एक नज़र डालने से ही यह दर्दनाक सच्चाई पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और अब स्वीडन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राड बंदरगाह अब नाटो देशों द्वारा पूरी तरह से घेर लिए गए हैं।
डेनिश जलडमरू मध्य ग्रेट बेल्ट, लिटिल बेल्ट और ओरेसंड, जो रूसी बाल्टिक बेड़े के लिए अटलांटिक महासागर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था, अब नाटो के अंतर्देशीय जलमार्ग की तरह नियंत्रित हैं। यह नई रणनीतिक वास्तविकता एक ऐसे जाल में बदल गई है जो रूस को अपने ही घर में घुटन दे रहा है और उसकी चालबाजी की गुंजाइश शून्य कर रहा है। इस जाल के असर सितंबर के अंत से ही महसूस होने लगे थे। डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों की राजधानियों के पास नागरिक दिखने वाले जहाज़ों से ड्रोन दागने वाली रूस की हाइब्रिड युद्ध रणनीति ने पहले ही क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। इन उकसावों ने स्कैंडिनेवियाई राजधानियों में गंभीर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन इसने यह भी दर्शाया कि नाटो इन नए खतरों का मुकाबला करने के लिए कितना तैयार और दृढ़ है। अब इस तनावपूर्ण माहौल में नोवरोसियस्क का शिकार इस नए भू राजनीतिक जाल का पहला और सबसे बड़ा शिकार बन गया। पहले एक खराब रूसी पनडुब्बी बिना कोई बड़ा संकट पैदा किए चुपचाप अपने अड्डे पर लौट सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गोटलैंड द्वीप से एस्टोनियाई तट तक फैले एकीकृत नाटो रडार और सेंसर नेटवर्क अब उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उनके हर कदम पर नए और आत्मविश्वासी रूसी शिकारी स्वीडन की नज़र है। सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राद के बंदरगाह अब शक्ति प्रदर्शन के केंद्र नहीं रहे। वे अलग थलग लक्ष्य बन गए हैं जिन्हें नाटो किसी भी समय घेर सकता है। तो फिर स्वीडन रूसी पनडुब्बी का बेहिसाब बल से पीछा क्यों कर रहा था बाल्टिक सागर में? स्वीडन द्वारा नोवरोसियस्क का शिकार करने की कोशिश न केवल वर्तमान भू राजनीतिक तनावों का प्रतिबिंब है, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता का सबसे ताज़ा और विडंबनापूर्ण अध्याय भी है, जो खून और इस्पात से लिखी गई है। रूस और स्वीडन के बीच यह अथक संघर्ष बाल्टिक सागर या डोमिनियम मैरिस बाल्टिटी पर नियंत्रण के लिए है, और यह संघर्ष आधुनिक रूस के जन्म से ही चला आ रहा है। 18वीं सदी की शुरुआत में पीटर द ग्रेट पीटर प्रथम रूस को पश्चिम की ओर खोलने के लिए एक रास्ता खोज रहे थे। तभी उनका सामना उस समय की महाशक्ति स्वीडिश साम्राज्य से हुआ। 21 साल तक चले महान उत्तरी युद्ध ने इन दोनों शक्तियों का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के अंत में पोल्टावा और समुद्र में अपनी जीत के साथ पीटर ने बाल्टिक में स्वीडन के पूर्ण प्रभुत्व को तोड़ दिया और नेवा नदी डेल्टा पर, जो कभी स्वीडिश क्षेत्र हुआ करता था, वर्तमान सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना की। इस प्रकार रूस के बाल्टिक बेड़े का हृदय, उसकी ऐतिहासिक राजधानी और पश्चिम की ओर उसकी खिड़की स्वीडन की हार पर बनी थी। इस ऐतिहासिक तथ्य ने दोनों देशों की सामूहिक स्मृति पर एक गहरी और अमिट छाप छोड़ी है। सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना होने वाला प्रत्येक रूसी एडमिरल इस बात से वाकिफ है कि वह उस झलक क्षेत्र में नौकायन कर रहा है जो कभी उनके सबसे बड़े दुश्मन का था, और हर स्वीडिश अधिकारी जब पूर्व की ओर देखता है तो उसे अपने खोए हुए साम्राज्य और मातृभूमि पर बना एक विशाल रूसी शहर दिखाई देता है। शीत युद्ध के दौरान यह प्रतिद्वंद्विता शांत लेकिन ज्यादा कपटी तरीके से जारी रही। हालांकि आधिकारिक तौर पर तटस्थ स्वीडन बाल्टिक क्षेत्र में सोवियत संघ के विस्तारवाद के प्रति हमेशा सतर्क रहा। इस दौर की सबसे यादगार घटना निस्संदेह 1981 की व्हिस्की ऑन द रॉक्स घटना है। सोवियत व्हिस्की श्रेणी की पनडुब्बी S-363, जो कथित तौर पर परमाणु हथियार ले जा रही थी, स्वीडन के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डों में से एक कार्लस्क्रोना के पास फंस गई। इस घटना ने दुनिया को दिखाया कि सोवियत संघ स्वीडन की तटस्थता को कितनी गंभीरता से लेता था और इस समुद्री क्षेत्र को अपने खेल के मैदान की तरह देखता था। उस समय स्वीडन कूटनीतिक विरोध और सीमित सैन्य उपायों के अलावा इस तरह के उकसावे के सामने काफी हद तक असहाय था। शीत युद्ध के बाद के दौर में और खासकर पुतिन के सत्ता में आने के बाद यह दुस्साहस और बढ़ गया। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूसी युद्धक विमानों ने बार बार स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, यहां तक कि एक बार तो नकली परमाणु हमले का अभ्यास भी किया। स्टॉकहोम द्वीप समूह में रूसी पनडुब्बियों के देखे जाने की खबरों ने देश में हफ्तों तक पनडुब्बी खोज को लेकर दहशत फैला दी। इन सभी घटनाओं से पता चला कि स्वीडन अपने आप में विशाल रूसी सैन्य तंत्र के सामने कितना कमजोर था। स्टॉकहोम अपमानित और खतरे में महसूस कर रहा था। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण करने के फैसले से, जो 21वीं सदी की उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी, रातों रात परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। नाटो को कमजोर करने और उसे अपनी सीमाओं से दूर धकेलने के लिए इस युद्ध को छेड़कर पुतिन ने विपरीत प्रभाव डाला।
उन्होंने नाटो गठबंधन को उसके इतिहास के सबसे मजबूत और सबसे एकजुट मुकाम पर पहुंचा दिया। इस रणनीतिक भूकंप ने स्कैंडिनेविया में सबसे बड़ा झटका दिया। फिनलैंड और स्वीडन ने अपनी सदियों पुरानी सैन्य तटस्थता की नीति को त्याग कर नाटो में शामिल हो गए। इस फैसले ने बाल्टिक सागर के भू राजनीतिक मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वीडन अब अकेला नहीं था। बाल्टिक में रूस की हर उकसावेबाजी अब न केवल स्वीडन के लिए बल्कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन, पेरिस से लेकर वार्सो तक सभी नाटो राजधानियों के लिए एक चुनौती थी। नोवोरोसियस्क में यह असहाय खोज इस नई वास्तविकता का पहला और सबसे ठोस परिणाम है। कल तक स्वीडिश झलक क्षेत्र में बेखौफ घूम रहे रूसी भूत अब उन्हीं झलक क्षेत्रों में नाटो की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस स्वीडिश शिकारियों द्वारा शिकार की तरह शिकार किए जा रहे हैं। यह इस बात का सबसे ठोस, दर्दनाक और शर्मनाक बयान है कि शक्ति संतुलन, ऐतिहासिक न्याय और रणनीतिक भूल का बदलता संतुलन कितना महंगा पड़ सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया, स्वीडन अकेला नहीं था। हालांकि इस शर्मनाक नाटक का अंतिम चरण स्वीडन के कठोर नियंत्रण में बाल्टिक सागर में हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें कई हफ्ते पहले हजारों किलोमीटर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इंग्लिश चैनल के रणनीतिक झलक क्षेत्र तक फैली हुई हैं। ये सब 9 अक्टूबर 2025 को फ्रांस के ब्रिटनी तट पर नाटो के सबसे सघन गश्ती और निगरानी नेटवर्क के ठीक बीच में शुरू हुआ था। उस दिन फ्रांसीसी नौसेना के एक आधुनिक इक्विटाइन क्लास FREM फ्रिगेट ने उस क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान अपने रडार और सेंसर पर एक अप्रत्याशित गड़बड़ी का पता लगाया। रूसी प्रोजेक्ट 636.3 किलो क्लास पनडुब्बी नोवोरोसियस्क पानी के नीचे नहीं थी, बल्कि पानी की सतह पर असहाय रूप से तैर रही थी। यह सबसे बड़े पाप, सबसे घातक गलती जो एक पनडुब्बी कर सकती है कि स्वीकारोक्ति थी, यानी अपनी गुप्त क्षमता पूरी तरह खो देना। किसी पनडुब्बी का पानी के ऊपर आना, खासकर नाटो के पिछवाड़े में एक लड़ाकू पायलट के दुश्मन के हवाई क्षेत्र में पैराशूट से उतरने जैसा है। जैसा कि उस क्षण आप न केवल अपनी सामरिक श्रेष्ठता बल्कि अपना सारा रहस्य और सम्मान भी खो देते हैं। नाटो समुद्री कमान ने इस अवसर को नहीं गंवाया और तस्वीरों के साथ पूरी दुनिया को स्थिति की घोषणा की। क्रेमलिन को पहला कूटनीतिक तमाचा जड़ते हुए हम देख रहे हैं। यह पहला संकेत था कि यह अभियान न केवल सैन्य बल्कि एक सूचना युद्ध भी होगा। जैसे ही नोवोरोसियस्क ने रूसी टगबोट याकोव ग्रेबेल्स्की के पंजे के नीचे अपनी कष्टदायक और धीमी यात्रा शुरू की, अटलांटिक में एक शर्मनाक काफिले के अनुरक्षक दल का गठन हुआ। फ्रांसीसी द्वारा शुरू किए गए इस अथक पीछा को ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक टाइप 23 फ्रिगेट ने इंग्लिश चैनल में प्रवेश करते ही अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे ही काफिला उत्तर की ओर बढ़ा, बेल्जियम और डच नौसेनाओं के युद्धपोत भी झंडों की इस दौड़ में शामिल हो गए। प्रत्येक सहयोगी अपने अपने क्षेत्र में पनडुब्बी पर लगातार नजर रखता था और तुरंत ही ब्रुसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय को अमूल्य ध्वनिक और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजता था और फिर अगले सहयोगी को यह काम सौंप देता था। यह पूरी तरह से समन्वित, बहुस्तरीय और दमघोंटू घेराबंदी थी। इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब काफिला डेनिश जलडमरू मध्य में पहुंचा, जो बाल्टिक सागर के लिए एक संकरा और रणनीतिक प्रवेश द्वार था। यह सिर्फ एक भौगोलिक परिवर्तन से कहीं बढ़कर था। यही वह क्षण था जब नोवोरोसियस्क आधिकारिक तौर पर नाटो की एक झील में समा गया, जो एक मौत का जाल था, और इस जाल के द्वार पर उसका नया शिकारी स्वीडन इंतजार कर रहा था। हालांकि नाटो के नए महासचिव मार्क रूट ने एक और निर्णायक झटका दिया। ब्रुसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने टॉम क्लैंसी के प्रसिद्ध उपन्यास दी हंट फॉर रेड अक्टूबर का व्यंग्यात्मक संदर्भ देते हुए स्थिति का सार प्रस्तुत किया। यह उपन्यास दी हंट फॉर रेड अक्टूबर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। यह ऑपरेशन फाइंड नियरेस्ट रिपेयर शॉप जैसा लग रहा है। यह भूमध्य सागरीय टास्क फोर्स कभी सतह पर तैनात जहाज़ों, पनडुब्बियों और सहायक जहाज़ों का मिश्रण थी। अब वास्तव में भूमध्य सागर में रूसी नौसेना की लगभग कोई उपस्थिति नहीं बची है। एक अकेली और टूटी फूटी रूसी पनडुब्बी गश्त से लंगड़ाती हुई घर लौट रही है। 1984 के टॉम क्लैंसी के उपन्यास डी हंट फॉर रेड अक्टूबर से कितना अलग। आज यह डी हंट फॉर द नियरेस्ट मैकेनिक जैसा लगता है। कमरे में जो ठहाके गूंजे, उनसे पूरा मास्को सदमे में आ गया। इस एक वाक्य ने इस घटना को एक सैन्य विफलता से एक कूटनीतिक अपमान में बदल दिया, जो दुनिया भर में हंसी का पात्र बन गया। पुतिन ने वर्षों की कड़ी मेहनत से जो अजेय तकनीकी रूप से श्रेष्ठ रूसी नौसेना की छवि बनाई थी, वह उस क्षण बाल्टिक सागर के ठंडे पानी में दब गई।
यह घटना रूसी नौसेना के इतिहास में 1905 में त्सुशिमा आपदा या 2000 में कुर्स्क के डूबने के बाद की सबसे बड़ी शर्मिंदगी के रूप में दर्ज की जाएगी। नोवोरोसियस्क की दर्दनाक और अपमानजनक यात्रा कोई एक घटना या दुर्भाग्यपूर्ण गड़बड़ियों का सिलसिला नहीं है, बल्कि क्रेमलिन द्वारा बिना किसी मोड़ के खुद पर लाई गई एक रणनीतिक शहर बांटे की पाबोसाय है और अमात की चाल का एक ज्वलंत और गतिशील प्रमाण है। क्योंकि नोवोरोसियस्क पनडुब्बी का यूरोपीय तटरेखा और बाल्टिक सागर में अपमानजनक सफर एक साधारण यांत्रिक खराबी से कहीं आगे जाता है। यह समझने के लिए कि यह घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हमें आधुनिक पनडुब्बी युद्ध के मूलभूत और पवित्र सिद्धांत को याद करना होगा। चुपके से काम करना। एक पनडुब्बी का संपूर्ण अस्तित्व, उसकी सारी शक्ति और प्रतिरोध समुद्र की अंधेरी अंतहीन गहराइयों में अदृश्य रहने की उसकी क्षमता पर टिका होता है। मौन ही उसकी सबसे घातक ढाल और सबसे तेज हथियार है। लेकिन सतह पर कई दिनों तक एक टगबोट द्वारा असहाय रूप से खींची गई पनडुब्बी अपना सबसे बुनियादी फायदा, अपनी आत्मा पूरी तरह से खो चुकी है। इस स्थिति ने नाटो की खुफिया सेवाओं के लिए खुफिया जानकारी की एक खजाने की खान के दरवाजे खोल दिए हैं। आचार्य सामान्य परिस्थितियों में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को एक रूसी किलो श्रेणी की पनडुब्बी के ध्वनिक संकेतों को आंशिक रूप से पकड़ने के लिए अरबों डॉलर के संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो उसके इंजन, प्रोपेलर, सहायक विद्युत इकाइयों और यहाँ तक कि उसके पाइपों से बहने वाले पानी से उत्पन्न ध्वनि की अनूठी छाप है। यह एक बेहद जोखिम भरा प्रयास है जिसके अक्सर अधूरे परिणाम मिलते हैं। हालांकि अब नोवोरोसियस्क अपने सभी रहस्यों को नाटो को एक जीवंत प्रयोगशाला प्रयोग की तरह अलग अलग गति, अलग अलग समुद्री परिस्थितियों और अलग अलग इंजन गति पर उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के साथ चांदी की थाली में परोस रहा था। अंततः स्वीडिश जहाज़ों पर लगे सबसे संवेदनशील हाइड्रोफोन ने इस पनडुब्बी से निकलने वाले हर डेसिबल, हर आवृत्ति और हर कंपन को रिकॉर्ड कर लिया। यह डेटा तुरंत नाटो के विशाल ध्वनिक पुस्तकालयों में अपलोड कर दिया गया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम द्वारा उसका विश्लेषण किया गया। नतीजा क्या निकला? न केवल बी-261 नोवोरोसियस्क बल्कि रूसी नौसेना की सभी प्रोजेक्ट 636.3 श्रेणी की पनडुब्बियों का अब भविष्य में किसी भी ऑपरेशन में कहीं अधिक आसानी से पता लगाया जा सकेगा। वह ध्वनिक आवरण जिसने उन्हें मूक हत्यारा या समुद्र में ब्लैक होल बना दिया था, चकनाचूर हो गया है। रूसी भालू हमेशा के लिए अंधा हो गया है। यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है जो न केवल आज बल्कि आने वाले दशकों को भी प्रभावित करेगा, और यह अपूरणीय है। अब जब भी कोई किलो श्रेणी की पनडुब्बी समुद्र में उतरती है तो वह नाटो सोनारों के लिए कोई विदेशी खतरा नहीं रह जाती, बल्कि एक शोरगुल वाला जाना पहचाना निशाना बन जाती है जिसकी कमजोरियां झकझाहिर हैं। तो इस व्यवस्थागत पतन का नैदानिक निदान क्या था, जिसने व्लादिमीर पुतिन की सबसे आधुनिक और शांत पानी के भीतर मार करने वाली पनडुब्बी को अटलांटिक के बीचों बीच एक असहाय बहते हुए मलबे में बदल दिया? इस आपदा की जड़ें महज एक यांत्रिक खराबी से कहीं ज्यादा गहरी हैं, जो दशकों से चली आ रही उस सड़न तक फैली हुई है जो रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर और उसके रसद ढांचे में कैंसर की तरह फैल गई है। इस क्षय का सबसे स्पष्ट प्रमाण रूसी और बेलारूसी मीडिया द्वारा लीक की गई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में सामने आया, जो रूसी सुरक्षा बलों के भीतर असंतुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नोवोरोसियस्क में केवल एक साधारण इंजन फेलियर नहीं हुआ था, बल्कि वह सचमुच समुद्र के बीचों बीच हाँफ रही थी। रिपोर्ट के अनुसार सीरिया छोड़ने के बाद पनडुब्बी ने अपनी यात्रा के दौरान एक के बाद एक 10 से ज़्यादा गंभीर और विनाशकारी घटनाओं का अनुभव किया, जिससे चालक दल का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। सबसे पहले जहाज़ का दिमाग यानी नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया। फिर ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर भी फेल हो गया। पेरिस्कोप यानी उसकी आंख भी काम करना बंद कर दिया। हालांकि चालक दल के लिए असली दुस्वप्न और वह घातक आघात जिसके कारण उन्हें सतह पर आने का निर्णय लेना पड़ा, तब आया जब ईंधन प्रणाली में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे अत्यधिक ज्वलनशील डीजल ईंधन सीधे जहाज के होल्ड यानी चालक दल के रहने वाले क्वार्टर में रिसने लगा। यह कोई साधारण रिसाव नहीं था, बल्कि एक बेकाबू आपदा थी जो जहाज और उसके लगभग 80 कर्मियों को किसी भी क्षण एक विशाल आग के गोले में बदल सकती थी। यह कोई खराबी नहीं थी, बल्कि सिस्टम का पतन था, और इस पतन ने चालक दल के सामने असंभव विकल्प छोड़ दिया। या तो समुद्र की तलहटी में चुपचाप झलकर मर जाएं, या नाटो की नज़रों के सामने सतह पर आकर घोर अपमान सह लें। उन्हें दूसरा विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हालांकि असली संकट इस क्षणिक संकट से कहीं ज्यादा बड़ी रणनीतिक तस्वीर में छिपा था, और इस तस्वीर को प्रसिद्ध ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओएसिंट विश्लेषक एच.आई. सटन ने अपने विश्लेषण में पूरी तरह से उजागर कर दिया। सटन के अनुसार समस्या सिर्फ नोवरोसियस्क के जंग लगे पाइप या पुराने गैस्केट की नहीं थी, बल्कि भूमध्य सागर में रूस की पूरी रसद व्यवस्था का पूरी तरह से ठप हो जाना था। रूस कई सालों से सीरिया के टार्टस बंदरगाह को अग्रिम अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, मॉन्ट्रो कन्वेंशन की अवहेलना करते हुए काला सागर बेड़े की पनडुब्बियों को वहां तैनात कर रहा था। हालांकि यह रणनीति 2 घातक प्रहारों के साथ विफल हो गई। पहला झटका कूटनीतिक था। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और युद्धपोतों के लिए इस्तांबुल और डार्डनेल्स जलडमरू मध्य को बंद करने के खिलाफ तुर्की द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित मॉन्ट्रो कन्वेंशन के दृढ़ प्रयोग ने काला सागर और भूमध्य सागर के बीच सैन्य और रसद पुल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दूसरा झटका तकनीकी था। यूक्रेन के साहसी और अभिनव नौसैनिक ड्रोनों ने काला सागर में मौजूद रूसी आपूर्ति जहाज़ों और यहां तक कि मरम्मत केंद्रों को भी एक एक करके निशाना बनाया, जिससे रूस की रसद क्षमताएं चरमरा गईं। इन दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप सीरिया में रूस का टार्टस अड्डा एक द्वीप में बदल गया, जो मुख्य भूमि से कट गया और उसकी आपूर्ति और मरम्मत क्षमताएं पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसलिए टार्टस में नोवोरोसियस्क, जिसके इंजन में गंभीर खराबी आ गई थी, कि मरम्मत करना असंभव हो गया। केवल एक ही विकल्प बचा था, बाल्टिक सागर पर सेंट पीटर्सबर्ग या कैलिनिनग्राद के शिपयार्ड तक पहुंचना। इसका मतलब था 6000 किलोमीटर की अपमानजनक यात्रा खतरों से भरी और पूरी तरह से दुश्मन के पानी से होकर गुजरना। भूमध्य सागर में रूस का नियंत्रण और सैन्य प्रभुत्व इस हद तक कम हो गया था कि उसके पास अपनी सबसे मूल्यवान रणनीतिक संपत्ति की मरम्मत के लिए हजारों किलोमीटर का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सिर्फ एक तकनीकी विफलता ही नहीं थी, बल्कि दशकों के रणनीतिक अहंकार और भू राजनीतिक दिवालियापन की सबसे दर्दनाक स्वीकारोक्ति भी थी। संक्षेप में, यह सिर्फ बाल्टिक सागर के ठंडे और कठोर पानी में तकनीकी खराबी से जूझती जंग लगी पनडुब्बी नहीं है। यह सत्ता का वह महाभ्रम है जिसे व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 25 सालों में बड़ी मेहनत से गढ़ा है। यह रूसी नौसेना का गौरव है। यह रूसी सैन्य तकनीक की अजेयता का मिथक है जो कभी उसके पास थी। यह खस्ताहाल जहाज का मलबा जो सतह पर आने और हजारों किलोमीटर की अपमानजनक यात्रा को झेलने के लिए मजबूर है, सिर्फ एक यांत्रिक विफलता का नतीजा नहीं है, बल्कि गहरी रणनीतिक अंधता, पूरे तंत्र में व्याप्त व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और बेपरवाह अहंकार का अपरिहार्य और दर्दनाक परिणाम भी है। यह धातु का ताबूत एक साम्राज्य के सपने का सबसे ठोस और दर्दनाक प्रतीक बन गया है, जो अपने नेता की भयावह रणनीतिक गलतियों और शासन की रगों में जड़ जमाए एक प्रणालीगत कैंसर के कारण एक भी टारपीडो दागे जाने से पहले ही डूब गया। इस घटना ने सैन्य उपकरणों और रणनीतियों से परे एक मानसिकता की विफलता को दर्शाया। इसने दिखाया है कि आधुनिक दुनिया में एकीकृत तकनीक, एकजुट इच्छा शक्ति और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के सामने क्रूर बल और पुराने जमाने के झांसे कुछ भी नहीं कर सकते। इस संकट के दौरान भूमिकाओं का निर्णायक रूप से पुनर्वितरण हुआ है। नाटो अब केवल एक रक्षात्मक गठबंधन नहीं रह गया है जो केवल निरीक्षण करता है, निंदा करता है या चिंताओं को व्यक्त करता है। नाटो एक सक्रिय और निर्मम तंत्र में बदल गया है जो सीखता है, अनुकूलन करता है और अपने दुश्मन की छोटी सी भी कमजोरी को रणनीतिक लाभ में बदल देता है। दूसरी ओर स्वीडन अपनी सदियों पुरानी तटस्थता की नींद से जाग उठा है। न केवल अपने ऐतिहासिक दुश्मन के सामने खड़ा है, बल्कि उसके सबसे नाजुक पल पर भी वार कर रहा है। बाल्टिक सागर में वाइकिंग शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अब स्वीडन किसी का पीछा नहीं कर रहा। स्वीडन अपने जल क्षेत्र में राज कर रहा है। यह शर्मनाक घटना क्रेमलिन के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं है, यह एक ऐसी अपूरणीय दरार है जो भविष्य के सभी नौसैनिक अभियानों, सभी रणनीतिक गणनाओं और बाल्टिक में उसकी मौजूदगी पर ही सवालिया निशान लगा देगी। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।